भारत की मिट्टियाँ या टाइप्स ऑफ सॉइल्स ऑफ इंडिया। भारत की भूवैज्ञानिक संरचना, धरातलीय उच्चावच, जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति की विभिन्नता के कारण विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदाएँ मिलती है। मृदा परिच्छेदिका के संस्तरों के विकास तथा इनके जलवायविक दशाओं से अंतर संबंध के आधार पर भारत में 6 प्रकार की मृदाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है, जो ICAR के आधार पर मानी जाती है। पहली मृदा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ या एलुवियल सॉइल का विस्तार देश के 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 24% है। इसमें गंगा, सतलज व ब्रह्मपुत्र के मैदान के अतिरिक्त महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग व तटवर्ती क्षेत्रों की मृदा सम्मिलित है। ये देश के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र हैं। इनका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट जमावों से हुआ है, अतः ये अकटिबंधीय या एजोनल सॉइल है। इनका मुख्य विस्तार उत्तर भारत के विशाल मैदान में है, जहाँ प्रतिवर्ष नदियाँ बड़ी मात्रा में अवसाद लाकर जमा करती है। इनमें चूना व पोटाश की अधिकता मिलती है। इनका अधिकांश विस्तार राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व असम में मिलता है। इनका रंग सामान्यतः धूसर, हल्का भूरा या पीलापन लिए होता है। संगठन की दृष्टि से ये शैल, दोमट व सिल्टी से मृत्तिका युक्त होती है, जो स्थानीय भिन्नताएं रखती है। मृदा परिच्छेदिका के विकास में भी क्षेत्रीय अंतर मिलता है, लेकिन पूर्णतया विकसित परिच्छेदिका नहीं मिलती है। खनिज पदार्थ एक जगह संकेंद्रित न होकर मिश्रित रूप में मिलते हैं। यह मृदा पादपों के विकास के लिए पर्याप्त पोषक तत्वों से युक्त होती है और इनमें फास्फोरस, चूना व पोटाश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। इनमें नाइट्रोजन व जीवाश्म की कमी होती है, लेकिन इनका विस्तार 6000 मीटर तक की गहराई तक पाया जाता है और ये मिट्टी खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, रेशेदार फसलें आदि उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण है। हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में इन्हें बागर व खादर तथा तराई 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिनमें मिट्टी के कणों के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी प्रकार की मिट्टी होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी यह मृदा देश में लगभग 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है, जो महाराष्ट्र, दक्षिण व पूर्वी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिमी तमिलनाडु व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। इनका निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है। जलवायु तथा जनक शैलों का काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान है। इनका विस्तार 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है, जिनमें लौह अंश और जीवाश्म की
अधिकता के कारण इनका रंग काला होता है। इसे रेगर या रेगदा भी कहते हैं। यह मिट्टी जल पड़ते ही चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर कड़ी होकर दरारें पड़ जाती है। इसमें नमी संचय की अधिक क्षमता होती है, फलस्वरूप लंबे समय तक सिंचाई के बिना कृषि की जा सकती है। इसमें लोहा, चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम पर्याप्त मात्रा में होता है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन व जैव पदार्थों की कमी होती है। जीवाश्म इस मृदा के संगठन में पर्याप्त मिलता है, जो वनस्पति व जीव जगत के सड़े गले अंशों का संचय होता है, जबकि जैविक पदार्थ मृदा निर्माण के बाद वनस्पति का अंश होता है, जो मृदा को उर्वरकता प्रदान करता है। यह मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है तथा कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसके अलावा मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, दलहन, तिलहन की कृषि भी इन क्षेत्रों में की जाती है। यह एक अंतरकटिबंधीय मृदा है। इसकी प्रचुरता के आधार पर इसे मृदा वैज्ञानिक कटिबंधीय भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आदर्श पार्श्व चित्र मिलता है, किंतु इनमें प्रादेशिक भिन्नताएं भी मिलती है। महाराष्ट्र में हल्के रंग की पतली तथा ढालों पर कमज़ोर घाटियों में गहरी व काली मिट्टी मिलती है। पश्चिमी घाट के सहारे मृदा काफ़ी मोटे संगठन वाली व बजरी सदृश मिलती है। मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में गहरी काली मिट्टी तथा अन्य क्षेत्रों में उथली मृदा मिलती है। कर्नाटक की काली मृदा सूक्ष्म गठन वाली होती है। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी व दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित है। ये तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दमन व दीव, दक्षिणी महाराष्ट्र, उत्तरी तेलंगाना, पूर्वी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड आदि राज्यों में पाई जाती है, जो लगभग 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, संथाल परगना, पश्चिम बंगाल के बीरभूम व उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, बांदा, पूर्वांचल में गारो, खासी व जयंतिया पहाड़ियों पर मिलती है। काफ़ी गहराई तक स्थित प्रवाह वाली ये मृदा निचले भाग पर मृत्तिका युक्त होती है तथा ग्रेनाइट, नीस व शिस्ट चट्टानों के विखंडन से स्वस्थानें विकसित हुई है। ये मृदाएं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आर्कियन युग में विकसित हुई है। इनके दो प्रकार हैं, लाल लोमी व लाल मृदा। लाल लोमी मृत्तिका युक्त जलवृत्त ढेलानुमा संरचना वाली होती है, जबकि रेड अर्थ में ऊपरी मृदा असंगठित व भूरी होती है। इस मृदा का रंग लाल से पीला होता है। लोहे का अंश अधिक होता है। मृदा कण फेरिक ऑक्साइड से कोटेड होते हैं। जब यह हेमेटाइट के रूप में प्रकट होता है तो इसका रंग लाल दिखाई देता है और लिमोनाइट की मात्रा होने पर इसका रंग पीला होता है। इसका गठन दोमट बलुई से गहरी मृत्तिका के रूप में होता है, जबकि यह सामान्य रूप में दोमट से मृत्तिका दोमट ही होती है। चौथी, लेटेराइट मृदा। लेटेराइट लैटिन भाषा के लेटर से बना है,
जिसका अर्थ है ईंट। यह मृदा देखने में ईंट के समान दिखती है, जिसमें चूना, फास्फोरस, पोटास व नाइट्रोजन की कमी होती है। यह देश के लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली है। इसका विस्तार पश्चिमी घाट तथा इलायची की पहाड़ियों तथा पूर्वी घाट व छोटा नागपुर पठार के पूर्व में छोटे क्षेत्रों के रूप में मिलता है। तमिलनाडु में हजारीबाग, असम व काठियावाड़ में भी कहीं कहीं यह मृदा मिलती है। यह सरंध्री मृत्तिका युक्त होती है, जिसमें लोहा व एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड मिलते हैं तथा यह ईंट सदृश कठोर होती है। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णार्द्र क्षेत्रों में होता है, जहां अधिक वर्षा के कारण मृदा के ऊपरी संस्तरों से सिलिका व जीवाश्म का अपवहन हो जाता है तथा ये तत्व निचले संस्तरों में जमा हो जाते हैं। इस क्रिया को निक्षालन कहते हैं, जिसके उपरांत लोहा व एल्युमिनियम ही शेष बचता है। अनेक बार एल्युमिनियम इतनी अधिक मात्रा में होता है कि इसे बॉक्साइट के अयस्क के रूप में प्रयोग में लेते हैं। लेटेराइट मृदा में निक्षालन वर्षा काल में होता है, जबकि शुष्क ऋतु में लोहा व एल्युमिनियम केशिय क्रिया द्वारा सतह पर प्रकट होता है, जो इस मिट्टी को कठोर बना देता है। पर्वतीय मृदा। पर्वतीय ढालों पर विकसित होने वाली इस मृदा को वनीय मृदा भी कहते हैं। इसका विस्तार 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। यह एक पतली परत के रूप में होती है, जो कम गहरी, पथरीली व कम उपजाऊ है। बीच बीच में घाटियों में यह कुछ गहरी तथा महीन कणों युक्त मिलती है, जो अपेक्षाकृत उर्वरक भी होती है। इस मृदा में जीवाश्म की अधिकता होती है। यह अधिकांशतः अनपघटित होता है, जिसके कारण हुमिक अम्ल का निर्माण होता है व मृदा अम्लीय बन जाती है। पर्वतीय मृदा मुख्यतः हिमालय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों, पश्चिमी व पूर्वी घाट व प्रायद्वीपीय भारत में नीलगिरी, सतपुड़ा, इलायची की पहाड़ियों में पाई जाती है। उत्तर भारत व दक्षिण भारत के पर्वतीय भागों में मिलने वाली पर्वतीय मृदा में भी भिन्नता पाई जाती है, जिसका मुख्य कारण जलवायु, वनस्पति व स्थलाकृति अंतर है। वनस्पति की अधिकता के कारण जैविक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन अपघटित नहीं हो पाता है। इस प्रकार देश में दो प्रकार की पर्वतीय मिट्टी मिलती है। प्रथम भूरी वन मृदा तथा दूसरी पाटजौलिक मृदा। भूरी वन मृदा वन क्षेत्रों में सैंडस्टोन, चूना पत्थर पर उपाद्र जलवायु दशाओं में बनती है, जहां पाइन व मिश्रित वनस्पति मिलती है। यह मृदा पोडजॉल मृदा के साथ मिलती है, जिसका pH 6 से 7 होता है। मध्यम से उच्च जीवाश्म मिलता है। पोडजोलाइजेशन की यह क्रिया केवल हिमालय क्षेत्र में ही होती है। इनका pH मान 5 से 6 होता है और उच्च जीवाश्म पाया जाता है। इनमें फास्फोरस की कमी पाई जाती है। पर्वतीय ढालों पर स्थित होने के कारण इनमें बागाती कृषि और झूम कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। छठी है मरुस्थलीय मृदा। देश के लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर मरुस्थलीय मृदा मिलती है, जिसका विस्तार पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा तथा उत्तरी गुजरात में है। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया के बढ़ने से इसका विस्तार दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक हुआ है। यह मुख्यतः बलुई मृदा है, जिसमें लोहा व फास्फोरस तो
मिलता है, किंतु नाइट्रोजन व जीवाश्म की कमी होती है। मरुस्थलीय मिट्टी में मोटे अनाजों की कृषि होती है, लेकिन सिंचाई वाले स्थानों में कपास व गेहूं की कृषि भी होती है। गंगानगर में गन्ना व चावल की खेती की जाती है, जहाँ की मृदा पूर्णतया बलुई न होकर भूरी रेतीली कछारी मिट्टी है। मरुस्थलीय या बलुई मृदा का विकास शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भौतिक अपक्षय की क्रिया द्वारा होता है, जिसमें दैनिक ताप परिसर अधिक होने पर दिन में उच्च तापमान में चट्टानें फैलती है और रात्रि में ठंडक के कारण सिकुड़ती है। इससे यह मिट्टी मोटे कणों वाली होती है। सरंध्री होने के कारण जल धारण क्षमता कम होती है। इस प्रकार ये बलुई से दोमट होती है, जो भूरे से पीले रंग वाली है। इसका पीएच 7.2 से 9.2 होता है, जो कि लवणीय प्रकृति की मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 2 अन्य वर्ग और बांटता है, जिसमें पहली लवणीय व क्षारीय मिट्टियाँ जो शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कि एक अंतरकटिबंधीय मृदा का रूप है। इसका विस्तार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात के लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त केरल तट व सुंदरवन तथा गंगा के बाएं किनारे पर भी इस प्रकार की मिट्टी मिलती है। 50% गंगा सिंधु के मैदान में, 30% काली कपास मृदा क्षेत्र में व 20% तटीय क्षेत्रों में है। इनका विकास पर्याप्त जल निकास के अभाव वाले क्षेत्रों में केशीय क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण मृदा की ऊपरी सतह पर जमा होने से इसका निर्माण होता है। सागर तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय क्रिया के दौरान सागरीय खारा जल स्थलीय भागों में फैलने से इन मिट्टियों का निर्माण करते हैं। ये मृदाएं एक प्रकार की अनुर्वर मृदाएं होती है, जिनमें नारियल व तेल ताड़ की कृषि होती है। इन्हें रेह, ऊसर या कल्लर भी कहते हैं। दूसरी है पीट या जैविक मृदाएं। ये मृदाएं उष्ण आर्द्र दशाओं वाले दलदली परिवेश में जैविक पदार्थों की बड़ी मात्रा में जमाव के कारण विकसित होती है। भारत में ऐसा परिवेश केरल, उत्तरी बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों में मिलता है, जहां लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पीट मृदा का विस्तार है। ये मृदा काली, भारी तथा अम्लीय होती है। केरल में ऐसी मृदा में नमक के अंश पाए जाते हैं, जिसे कारी कहते हैं। इस मृदा में जल की मात्रा कम होने पर चावल व गन्ने की कृषि की जाती है। तराई प्रदेश में गन्ने की कृषि करते हैं। इसमें फास्फेट व पोटास की कमी तथा जीवाश्म की अधिकता 20 से 40% तक होती है। मृदा गठन सूक्ष्म होता है। ज्वारीय दलदली भागों में एल्युमिनियम तथा लोह ऑक्साइड का सामान्य जमाव मिलता है। जब जल का निकास होता है तो अम्लता बढ़ जाती है, जिसका पीएच मान 3.5 से 4.0 तक होता है।